आज हम पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग के एमसीक्यूज। तो आ गए आप। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 साइंस के फर्स्ट चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। ये एमसीक्यूज बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये तुम्हारे एग्ज़ाम में डायरेक्टली भी आ सकता है। इन एमसीक्यूज को पहले तुम खुद ट्राई करना एंड बाद में सॉल्यूशन देख लेना। खुद ट्राई करना ज़रूरी है। अगर तुम खुद ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर तुम्हारी गलती हो रही है, एंड अगर तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कहाँ पर तुम्हारी गलती हो रही है तो तुम उसे इम्प्रूव ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि तुम एमसीक्यू को पहले खुद ट्राई करो, बाद में सॉल्यूशन देखो, एंड लास्ट में नीचे कमेंट करके बता देना कितने एमसीक्यूज तुम्हारे सही हुए। तो अब शुरू करते हैं एमसीक्यूज को। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सुटेबल कंडीशन फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। इसके ऑप्शन है लो टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो इस वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। आई होप कि तुमने ट्राई करा होगा एंड आंसर भी आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस कंडीशन पर हम एक गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, यानी लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो अगर हमारे पास कोई गैस है तो उस गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होती है, एंड अगर हमें उस गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो उस स्पेस को हमें कम करना होगा। तो इस स्पेस को हम कम कैसे करेंगे? या तो हम ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं या फिर टेम्परेचर को कम कर देते हैं। जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है एंड पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं। तो गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए हम हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो अब देखते हैं सेकंड एमसीक्यू। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग समर डेज वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ। ऑप्शन है डिफ्यूजन, ट्रांसपीरेशन, ऑस्मोसिस या फिर इवापोरेशन। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। तो क्वेश्चन में पूछा है गर्मियों में अर्दन पॉट यानी मटके में पानी ठंडा किस वजह से होता है। तो हमें पता है इवापोरेशन से कूलिंग होती है, एंड गर्मियों में क्योंकि हीट ज़्यादा होती है तो उस वक्त इवापोरेशन भी ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा कूलिंग होती है। अर्दन पॉट के अंदर पानी इवापोरेशन की वजह से ठंडा हो जाता है, तो इसका आंसर है इवापोरेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। ऑप्शन है वेपराइजेशन, फ्यूजन, सब्लिमेशन या फिर फ्रीजिंग। तो क्वेश्चन में पूछा है एक सॉलिड को डायरेक्टली वेपर में चेंज करने वाला प्रोसेस कौन सा है बिना लिक्विड वाली स्टेट में जाए हुए, यानी सॉलिड को हमें डायरेक्टली वेपर में चेंज करना है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के अंदर हम एक सॉलिड को डायरेक्टली वेपर में चेंज करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द इवापोरेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। ऑप्शन ए इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन सरफेस एरिया। ऑप्शन बी इंक्रीज इन सरफेस एरिया, डिक्रीज इन टेम्परेचर। ऑप्शन सी इंक्रीज इन सरफेस एरिया, राइज इन टेम्परेचर। ऑप्शन डी इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन सरफेस एरिया एंड एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। क्वेश्चन में पूछा है कि इवापोरेशन किन चीज़ों को बढ़ाने पे बढ़ जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए इवापोरेशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो जैसे हमारे पास एक लिक्विड है, ये लिक्विड इवापोरेट हो रहा है, यानी इसके जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं वेपर बन के सराउंडिंग में जा रहे हैं, एंड हम इसे कोई हीट नहीं दे रहे। ये हीट, ये आसपास जो हीट है जैसे सनलाइट, उसे ही एब्जॉर्व करके वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर हम इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा दें तो इवापोरेशन भी बढ़ जाएगा। तो इवापोरेशन बढ़ाने के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना होगा। एंड दूसरा फैक्टर है सरफेस एरिया। अगर हम इसके सरफेस एरिया को बढ़ा दें तो ज़्यादा पार्टिकल्स को सराउंडिंग में जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा पार्टिकल्स सराउंडिंग के कांटेक्ट में आ गए तो ज़्यादा पार्टिकल्स ही स्केप होंगे, तो इसका इवापोरेशन भी बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया बढ़ाने पे इवापोरेशन भी बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए में है इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन सरफेस एरिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इवापोरेशन बढ़ जाएगा, पर सरफेस एरिया को कम करने पे इवापोरेशन कम हो जाएगा। तो ये गलत ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन के अंदर हम सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, पर हमें दोनों को इंक्रीज करना है, तभी इवापोरेशन बढ़ेगा।
थर्ड ऑप्शन है इंक्रीज इन सरफेस एरिया राइज इन टेम्परेचर, ये सही है। एंड इसके आगे वाला ऑप्शन भी है इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन सरफेस एरिया एंड एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो सी ऑप्शन के अंदर हम कॉमन सॉल्ट को ऐड नहीं कर रहे, डी के अंदर कॉमन सॉल्ट को ऐड कर रहे हैं। तो सी के अंदर इस लिक्विड के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है। एंड अगर इसी लिक्विड के अंदर हम कॉमन सॉल्ट ऐड करते हैं तो अब इन दोनों केसेस को अलग अलग देखते हैं। तो सी के अंदर हम सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर दोनों को बढ़ा रहे हैं, डी के अंदर हम इसी सॉल्यूशन के अंदर कॉमन सॉल्ट भी ऐड कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस के अंदर पार्टिकल्स इवापोरेट होंगे एंड सराउंडिंग में जाएंगे, पर सेकंड केस के अंदर क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर कॉमन सॉल्ट के भी पार्टिकल्स हैं, क्योंकि कॉमन सॉल्ट के पार्टिकल्स है तो ये पार्टिकल्स जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे उन्हें ऊपर जाने से रोकेंगे, तो इवापोरेशन कम हो जाएगा। एंड हम देख सकते हैं कि कॉमन सॉल्ट के पार्टिकल्स ऊपर भी है, ऊपर है यानी लिक्विड के पार्टिकल्स को कम सरफेस एरिया मिल रहा है, तो इवापोरेशन कम होगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वाटर वेपर द वाटर मॉलिक्यूल्स आर, ऑप्शन है क्लोजली पैक्ड इन अ फिक्स्ड पोजीशन, ऑप्शन बी लूजली कनेक्टेड टू वन अनदर, ऑप्शन सी मूव फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली, ऑप्शन डी वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। क्वेश्चन में पूछा गया है वाटर वेपर के अंदर वाटर के पार्टिकल्स का क्या बिहेवियर होता है। हमें पता है वेपर फेज में पार्टिकल्स के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा, मूव फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली, फ्रीली मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ऑप्शन है बोथ ऑक्यूपाई स्पेस, बोथ हैव डेफिनेट वॉल्यूम, बोथ हैव डेफिनेट शेप, बोथ आर विजिबल विथ नेकेड आईज। क्वेश्चन में पूछा है कौन सी चीज सॉलिड एंड लिक्विड के लिए गलत कही गई है। फर्स्ट ऑप्शन है बोथ ऑक्यूपाई स्पेस, ये चीज तो सही है, सॉलिड एंड लिक्विड दोनों स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ऑप्शन बी है बोथ हैव डेफिनेट वॉल्यूम, यानी सॉलिड एंड लिक्विड दोनों की वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। तो हमें पता है सॉलिड एंड लिक्विड दोनों की वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। वॉल्यूम होती क्या है, वॉल्यूम होती है एक चीज़ ने कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है, उस चीज़ को हम कहते हैं वॉल्यूम। तो सॉलिड्स की तो वॉल्यूम फिक्स्ड ही रहती है एंड लिक्विड्स की भी वॉल्यूम फिक्स्ड रहती है। जैसे बकेट में पानी है तो उस पानी ने जितनी स्पेस उस बकेट में ऑक्यूपाई करी है उतनी स्पेस वो दूसरे कंटेनर में ऑक्यूपाई करेगी, यानी लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स रहती है। तो ये भी सही है, बोथ हैव डेफिनेट वॉल्यूम। पर गैसेस की वॉल्यूम फिक्स नहीं रहती। जैसे तुम्हारे पास एक परफ्यूम की बॉटल है, उस बॉटल के अंदर वो परफ्यूम है, यानी उसने उस बॉटल की जितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है। पर जब हम उस परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तब उस परफ्यूम की स्मेल पूरे रूम में आती है, यानी उस परफ्यूम ने पूरी रूम की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। तो गैसेस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती, सॉलिड एंड लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, यानी डेफिनेट होती है। तो ए एंड बी दोनों सही है, पर हमें क्वेश्चन में बताना है कौन सा गलत है। सी कह रहा है बोथ हैव डेफिनेट शेप, तो सॉलिड के पास तो डेफिनेट शेप होता है पर लिक्विड्स के पास डेफिनेट शेप नहीं होता। अगर हम लिक्विड का कंटेनर चेंज करते हैं तो उस लिक्विड का शेप भी चेंज हो जाता है, यानी शेप फिक्स नहीं है, यानी डेफिनेट नहीं है। तो यही ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ हैव डेफिनेट शेप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज हैज फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ऑप्शन है मिल्क, तो मिल्क की वॉल्यूम फिक्स रहती है पर शेप फिक्स नहीं रहता। पर क्वेश्चन में हमें फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम वाली चीज़ बतानी है, तो मिल्क नहीं होगा। स्टोन, स्टोन का शेप एंड वॉल्यूम दोनों ही फिक्स रहते हैं, तो इसका आंसर होगा स्टोन। थर्ड है वाटर वेपर, वाटर वेपर जैसे गैस है एंड गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं रहती। एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एक गैस है, गैस की वॉल्यूम एंड शेप दोनों ही फिक्स नहीं रहते। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस डज नॉट टेक प्लेस व्हेन अ सॉलिड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। ये है ऑप्शंस। तो क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन सी चीज़ नहीं होती जब एक सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। तो हमें पता है एक सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, यानी पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। जब हम उसे लिक्विड में चेंज करते हैं तो स्पेस बढ़ जाती है एंड अब डिस्टेंस बढ़ गई तो फोर्स कम होगी। तो जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं
तो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। दूसरी चीज है फोर्स। तो सॉलिड के पार्टिकल्स चिपके हुए थे यानी पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ज्यादा थी, ज्यादा फोर्स से ही वो चिपके हुए थे। पर जब ये चीज लिक्विड में चेंज होगी तो डिस्टेंस बढ़ गया यानी फोर्स कम हो गई। तो दो चीजें हो रही है, पार्टिकल्स के बीच की स्पेस बढ़ रही है एंड पार्टिकल्स के बीच की फोर्स कम हो रही है। तो हमें बताना है कौन सी चीज नहीं होती। फर्स्ट है एटम्स मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी। तो सॉलिड के पार्टिकल्स चिपके हुए थे यानी वो कम स्पेस में थे एंड कम मूवमेंट कर पा रहे थे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम थी। पर जब वो लिक्विड में चेंज हो गए तो उनके बीच की स्पेस बढ़ गई तो वो ज़्यादा मूव कर पाएंगे यानी उनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो पार्टिकल्स के पास एनर्जी आ गई, तो ये सही है। सेकेंड है द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। डिस्टेंस तो बढ़ ही गया, ये भी सही है। फोर्स दैट होल्ड द एटम्स मॉलिक्यूल्स इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड। तो फोर्स कम हुई है। तो लिक्विड के अंदर फोर्स तो कम हो गई एंड ये कह रहा है फोर्स बढ़ गई, तो ये गलत है। तो सी ऑप्शन गलत है। एंड डी कह रहा है एटम्स मॉलिक्यूल्स दैट कंप्राइज द सब्सटेंस वाइब्रेट फास्टर इन लिक्विड्स। लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स जल्दी वाइब्रेट करेंगे क्योंकि उनके बीच की स्पेस बढ़ गई। तो इसका आंसर होगा सी। अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड ये है स्टेटमेंट्स। तो क्वेश्चन में कहा है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स, यानी जो फ्लो करने की प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड्स के पास होती है। हाँ भैया होती है। एंड फ्लूइड्स होते कौन कौन से हैं जो फ्लो कर पाते हैं? सॉलिड फ्लो नहीं कर पाता तो वो एक फ्लूइड नहीं होता। गैसेस एंड लिक्विड्स दोनों फ्लो कर पाते हैं तो वो दोनों फ्लूइड्स होते हैं। तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट ऑप्शन है ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड्स। नहीं, गैसेस के साथ लिक्विड्स भी फ्लूइड्स की तरह बिहेव करते हैं। सेकंड है गैसेस एंड सॉलिड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स। सॉलिड कब से फ्लूइड होने लगे, तो ये भी गलत है। थर्ड है गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स। हाँ, तो ये ऑप्शन सही है, गैसेस एंड लिक्विड्स ही फ्लूइड्स होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिलीजेस हीट। 4 प्रोसेस दिए हुए, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग एंड नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमसे पूछा हुआ है कौन सा प्रोसेस हीट रिलीज करता है। फर्स्ट है कंडेंसेशन। जब वेपर लिक्विड में चेंज होता है तब हम उसे कहते हैं कंडेंसेशन। सेकंड प्रोसेस है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन कंडेंसेशन का उल्टा है, यानी लिक्विड का वेपर में चेंज होना वेपराइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पर वेपराइजेशन के अंदर हम एनर्जी देते हैं, लिक्विड को एनर्जी देते हैं एंड वो उस एनर्जी को एब्जॉर्व करके वेपर बन जाता है। अब भैया वेपर बन गया, जब ये वेपर फिर से लिक्विड में चेंज होगा तब जो इसने एनर्जी एब्जॉर्व करी थी वो उस एनर्जी को रिलीज करेगा। तो कंडेंसेशन में क्या होता है, एनर्जी का रिलीज होता है। कंडेंसेशन में वेपर एनर्जी को रिलीज करके लिक्विड में चेंज होता है, तो कंडेंसेशन में एनर्जी रिलीज होती है। थर्ड ऑप्शन है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग एक लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने वाला प्रोसेस है एंड इसका ठीक उल्टा प्रोसेस है मेल्टिंग, यानी एक सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने वाला प्रोसेस है मेल्टिंग। तो मेल्टिंग के अंदर हम हीट देते हैं, सॉलिड को हीट देते हैं, उसके पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाती है एंड वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। एंड जब यही लिक्विड के पार्टिकल्स एनर्जी रिलीज करके फिर से सॉलिड बन जाते हैं तब उससे हम कहते हैं फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग के अंदर भी एनर्जी रिलीज होती है। रिलीज कौन करता है, लिक्विड पार्टिकल्स। लिक्विड पार्टिकल्स एनर्जी रिलीज करके सॉलिड बन जाते हैं। कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। तो ऑप्शन होगा सी, फर्स्ट एंड थर्ड। अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। इफ द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 268 केल्विन इट विल बी इक्विवेलेंट टू। अब हमें केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है। इसके लिए तो मैं एक फॉर्मूला याद रखो, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273।
तो इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ रखते हैं एंड आंसर आ जाएगा। हमें टेम्परेचर दिया है 268 केल्विन, तो केल्विन की जगह 268 रख देते हैं। तो ये होगा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 268 माइनस 273, तो आंसर आएगा -5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है ए। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो इस फॉर्मूले को तुम अच्छे से याद कर लेना। तो अब नेक्स्ट MCQ है, अ फ्यू सब्सटेंसेस आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ करेक्ट अरेंजमेंट। फर्स्ट है वाटर, एयर, विंड। सेकंड है एयर, शुगर, ऑयल। थर्ड ऑक्सीजन, वाटर, शुगर। फोर्थ सॉल्ट, जूस, एयर। हमें बताना है कौन सा ऐसा पेयर है जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। फर्स्ट है वाटर, एयर, विंड। अब वाटर लिक्विड है, एयर गैस है, तो गैस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है एज कंपेयर टू लिक्विड। ऑप्शन बी है एयर, शुगर, ऑयल। एयर गैस है, शुगर सॉलिड है, ऑयल लिक्विड है, तो ये अरेंजमेंट बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुगर के केस में तो हाईएस्ट है, पर लिक्विड यानी ऑयल के अंदर फिर से कम हो गया, तो ये गलत है। सी है ऑक्सीजन, वाटर, शुगर। ऑक्सीजन एक गैस, वाटर लिक्विड, शुगर सॉलिड, तो इस केस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो ऑप्शन सी सही है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि एक लिक्विड को वेपर में चेंज करने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन। सेकेंड स्टेटमेंट है कन्वर्जन ऑफ अ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इस स्टेटमेंट में कहा है एक वेपर को डायरेक्टली सॉलिड में चेंज करने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, तो ये स्टेटमेंट सही है। सब्लिमेशन होता है एक सॉलिड का डायरेक्टली वेपर में चेंज होना, या फिर एक वेपर का डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होना, तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी कहता है कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग, यानी वेपर का सॉलिड में चेंज होना बिना लिक्विड वाली स्टेट में जाए हुए, उसे हम फ्रीजिंग कहते हैं, ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ये भी गलत है। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना मेल्टिंग होता है, तो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज। क्वेश्चन में पूछा है कौन सी कंडीशन में हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे, यानी उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो हमें पता है एक गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेस तब बढ़ती है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या फिर प्रेशर कम करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेन्ड इन ए क्लोज कंटेनर। तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, पर हमें बताना है किस केस में पार्टिकल्स के बीच की स्पेस बढ़ेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकेंड है सम हाइड्रोजन गैस लीक्ड आउट ऑफ द कंटेनर, तो इस केस में पार्टिकल्स के बीच की स्पेस बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? अब हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल्स लीक होके सराउंडिंग में आ गए एंड सराउंडिंग में प्रेशर कम होता है, तो इस केस में हाइड्रोजन के पार्टिकल्स के बीच की स्पेस बढ़ जाएगी। थर्ड है इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो इससे भी पार्टिकल्स के बीच की स्पेस बढ़ेगी, क्योंकि जब हम वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो पार्टिकल्स उस पूरी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे, यानी पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे। तो सेकंड एंड थर्ड में पार्टिकल्स के बीच की स्पेस बढ़ेगी। फोर्थ ऑप्शन है एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अगर हम ज़्यादा गैस कंटेनर में डालेंगे तो पार्टिकल्स के बीच की स्पेस कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे तो स्पेस भी कम हो जाएगी।
तो सही ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड। सी ऑप्शन सही है, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई आइस इज ए वाटर इन सॉलिड स्टेट, वाटर इन गैसियस स्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड इन लिक्विड स्टेट या CO2 इन सॉलिड स्टेट। तो ड्राई आइस होता है एक कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म। एंड अगर तुम्हें याद हो तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम कहते हैं ड्राई आइस। एंड जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्राई आइस, ड्राई यानी सूखा, यानी ये लिक्विड तो हो ही नहीं सकता, तो ये पक्का सॉलिड होगा एंड ये है सॉलिड CO2। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरपार्टिकल फोर्सेस एट रूम टेम्परेचर। ऑप्शन है ऑक्सीजन, वाटर, ब्रोमीन, आयरन। क्वेश्चन में पूछा है किसके पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज़्यादा फोर्स होगी। यहाँ पर सबसे हार्ड चीज़ है आयरन, तो आयरन के पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज़्यादा फोर्स होगी। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज। ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन, 373 केल्विन या फिर 273 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शंस पे चेक करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है क्या। फर्स्ट है 0 डिग्री सेल्सियस, नहीं, ये तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। एंड लास्ट ऑप्शन है 273 डिग्री सेल्सियस। एंड और दोनों टेम्परेचर केल्विन में दिए हुए हैं, तो हमें 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना होगा। तो हमें पता है केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो अब हमारे पास डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है 100, तो केल्विन में क्या हो जाएगा 100 प्लस 273 जो कि है 373 केल्विन। तो इसका आंसर होगा 373 केल्विन जो कि है ऑप्शन सी। इसी के साथ मैटर इन अ सराउंडिंग चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट MCQs ख़त्म होते हैं। एंड अगर कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तो जल्दी आ जाना।